जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी 71st को टारगेट रखते हुए हम लोग एक बैच लॉन्च किए थे। हम लोग बैच आप लोग के लिए ही बीपीएससी के लिए 71st बीपीएससी के लिए, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा आपकी 13 सितंबर को होनी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बैच लॉन्च किए हैं। वो बैच क्या है? प्रचंड बैच। ठीक है, प्रचंड बैच है बीपीएससी 71st को ध्यान रखते हुए। तो उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए उसमें हम लोग देखे थे कि हम लोग के पास टोटल बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को अगर क्रैक करना है, आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो आपके पास जीएस के सेगमेंट होते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 फुल मार्क्स होते हैं उसमें, और इसमें जीके जीएस से ही क्वेश्चन आते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको जीके जीएस पे ही फोकस करना होता है। तो जीके जीएस में हमारे पास, अगर जीके जीएस को करें तो हमारे पास जीके जीएस में 8 सेगमेंट है या 8 सब्जेक्ट बोल दे ऐसे, तो 8 सब्जेक्ट है। तो हम लोग को टोटल 8 सब्जेक्ट पे काम करना होता है। कितने? तो 8 सब्जेक्ट पे। उस पिलर की बात करें तो हम लोग टोटल 8 पिलर है, तो 8 पिलर को पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। तो उसी क्रम में हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हम लोग। अभी जो हम लोग के पास 8 सेक्शन में साइंस है हमारे पास, जो है क्या है, तो साइंस जो है, ये जो साइंस आप देख पा रहे हैं, तो साइंस के सेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? 3 सेक्शन पढ़ते हैं हम लोग, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो उसी में हम लोग आगे पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके थे। इंट्रोडक्शन क्लास में ये बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? तो बायोलॉजी में हम लोग लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग के स्टोरी को ही बायोलॉजी बोलते हैं, और लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जाने कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था। तो लिविंग के हम लोग टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर है, और उसके बाद हम लोग फाइनली हमारे टॉपिक क्या है, मैं सिलेबस भी बताया आप लोग को कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा। तो ये जो बायोलॉजी का क्लास यहाँ पे हो रहा है, ये जरूरी नहीं कि बीपीएससी में काम आएगा। कहीं भी आपसे अगर जीके जीएस पूछा जाता है और साइंस पूछा जाता है और बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है, तो ये आपके लिए यूजफुल होगा बेस्ट। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास हम लोग जो बायोलॉजी के अंदर कंटेंट पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हालांकि अगर बात की जाए तो बायोलॉजी में क्या है कि बायोलॉजी में टोटल हमारे पास ना बहुत सारे ब्रांच होते हैं। लेकिन जीके जीएस जब हम पढ़ते हैं तो जीके जीएस में क्या क्या सेक्शन होता है, तो हमारे पास 3 ब्रांच होंगे जीके जीएस में। तो बायोलॉजी के कितने ब्रांच होंगे बायोलॉजी में? तो 4 ब्रांच होंगे। कितने? 4 ब्रांच को हम लोग जीके जीएस में पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत सारे ब्रांच हैं, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है ना, बहुत सारे ब्रांच होते हैं। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलग अलग ऑर्गन को लेकर अलग अलग ब्रांच होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 ही सेगमेंट पढ़ेंगे हमारे बीपीएससी एग्जाम को ध्यान रखते हुए। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? जूलॉजी पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़ना है। ठीक है। जूलॉजी क्या होता है? तो जियोलॉजी होता है आपका, जियोलॉजी जो होता है, जियोलॉजी क्या होता है, इसे बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? तो जंतु विज्ञान। क्या? तो ये जंतु विज्ञान हो गया, जंतु जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान। हम लोग क्या पढ़ते हैं? जंतु विज्ञान यहाँ पे। अब ये जूलॉजी के फादर की बात करें तो जूलॉजी का फादर कौन है, यानी जूलॉजी के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक की बात करें तो फादर आपको लिखना है। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फादर, तो इसके फादर कौन थे? एरिस्टोटल। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फादर पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन होगा? एरिस्टोटल। और ध्यान देना है, यही जो एरिस्टोटल थे, यानी हिंदी में से क्या बोलते हैं? अरस्तु। हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु। ये ग्रीक नाम है, ग्रीक वर्ड, यूनानी नाम है, तो इसलिए इनका इनका नाम क्या है? एरिस्टोटल। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु। और यहाँ पे जो पिक्चर देख पा रहे हैं आप, यही कौन है? एरिस्टोटल। यही कौन है? एरिस्टोटल। ठीक है, समझ गए? तो ये था हमारा जूलॉजी के फादर। और जूलॉजी के फादर क्यों फादर ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने ही जूलॉजी पे सबसे ज्यादा काम किया होगा, उस पर ज्यादा रिसर्च किए होंगे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? फादर ऑफ जूलॉजी। अगर बोले तो क्या बोलेंगे? अरिस्टोटल। कहीं कहीं देखिए आपको ये भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी एरिस्टोटल को ही बोला जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी एरिस्टोटल को ही बोला जाता है। लेकिन अगर हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस में बायोलॉजी के कौन से ब्रांच के फादर है ये? तो जूलॉजी के फादर है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है?
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इज द फादर ऑफ जूलॉजी, तो आपको क्या बोलना है? एरिस्टोटल। और सेम फादर ऑफ बायोलॉजी भी यही है, जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? एरिस्टोटल, अरस्तु ही है। ठीक है, क्या है? अरस्तु। ध्यान देना, ये कौन है? अरस्तु। ठीक है, फिर आएगा बॉटनी के फादर कौन है? फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। वनस्पति मतलब क्या होता है? जहां हम किसकी स्टडी करते हैं? किस चीज की स्टडी करते हैं? तो जहां हम लोग प्लांट की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट की स्टडी करते हैं। तो प्लांट की जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्लांट के स्टडी को क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। और इसके फादर कौन थे? इसके फादर की बात की जाए तो कौन थे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन? थियोफ्रेस्टस। यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं ताकि वहां भी हमें जगह मिल जाए। ये कौन थे? थियोफ्रेस्टस। देखिए हिंदी इंग्लिश में सेम नाम होता है, थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, और ये जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यही है थियोफ्रेस्टस साहब। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये बॉटनी के कौन होंगे? फादर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। जब सूक्ष्म जीव विज्ञान, जहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव के बारे में। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, है ना, प्रोटोजोआ हो गया। तो जितने भी हम लोग माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्मजीवी होते हैं, उसका जहाँ स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। इसके फादर की बात करेंगे तो इसके फादर की अगर बात करें तो इसके फादर में दो साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे आप। एक तो लुएनहॉक, एंटोनियो वॉन लुएनहॉक। एबी लुएनहॉक। लुएनहॉक। और एक और नाम रखेंगे आप, लुईस पास्चर। क्या? लुईस पास्चर। दो नाम याद रखना आपको, एक तो एंटोनियो वॉन लुएनहॉक, एक लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। ठीक है, दो व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ जो देख पा रहे हैं ये कौन है? एंटोनियो वॉन लुएनहॉक, और यही है लुईस पास्चर। और इन्हीं के नाम पे पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस होता है, जिसमें कि आप लोग दूध के बारे में सुनेंगे। दूध, मिल्क जो होता है, आप दूध जो लेते हैं, दूध जो आप लोग लेते हैं, सुधा दूध, कोई भी दूध लेते हैं, तो क्या होता है? पास्चुराइज्ड मिल्क होता है। क्या होता है? पास्चुराइज्ड मिल्क होता है। उसको क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करके फिर उसको सडनली ठंडा किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे क्या आया? लुई पास्चर के नाम पे क्या पास्चुराइजेशन आया। और इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के भी जनक किसको बोलते हैं? एंटोनियो लुएनहॉक को और लुईस पास्चर को। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि हम लोग जेनेटिक्स। नेक्स्ट हमारा जो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब क्या होता है? अनुवांशिकी। 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 इसके फादर की बात की जाए तो फादर कौन थे इसके? तो इसके फादर की बात किया जाए तो इसके फादर आप लिखें, इसके फादर थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, यही है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, जो कि जेनेटिक्स के अनुवांशिकी के फादर कहलाते हैं। अनुवांशिकी के फादर कौन होंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे पे रिसर्च किया था। पीज, मटर के पौधे पे क्या किया था इन्होंने? पीज। पीज जानते हैं, मटर होता है। मटर के पौधे पे रिसर्च किया था। क्या किया था? मटर के पौधों पे क्या किया था? मटर के पौधों पर रिसर्च करके जेनेटिक्स के बारे में बताया था। जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा मेन जो हम लोग सेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो उसके फादर किसे बोलते हैं? तो ये सभी क्वेश्चन आ जाता था। आप लोग से अगर पूछेगा जूलॉजी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर कौन है, और माइक्रोबायोलॉजी के, जेनेटिक्स के, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। आज के टॉपिक हमारा पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सेल टैक्सोनॉमी, यानी कोशिका वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? तो कोशिका वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
तो कोशिका वर्गीकरण पढ़ने वाले हम लोग, सेल टेक्सोनॉमी, कोशिका वर्गीकरण, ठीक है। सेल टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सेल टेक्सोनॉमी, देखिए ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें बायोलॉजी पूछा गया हो और सेल टेक्सोनॉमी यानी सेल चैप्टर वाले से क्वेश्चन ना आया हो। हर एक साल जो भी एग्जाम हो रहा है वहां अगर बायोलॉजी पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है, तो उसमें बायोलॉजी से सेल चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है, कुछ नहीं तो कुछ क्वेश्चन आ ही जाएगा। जैसे बीपीएससी का मैं बताऊं, बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉप चैप्टर है ये, बीपीएससी के लिए बिहार लोक सेवा आयोग का बहुत ही ज्यादा फेवरेट चैप्टर है। जैसे कि बता दूं, इससे कभी कभी हार्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे अगर बात करें 17वीं बीपीएससी की, 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करें जो 13 दिसंबर 2024 को हुआ था, उसकी बात करें तो उस एग्जाम में सेल से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया था कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, ठीक है ना, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो क्या था, सेल होता है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी क्वेश्चन सुनेंगे आप, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, कोशिका की पावर हाउस किसे बोलते हैं, ठीक है ना, ऊर्जागृह किसे बोलते हैं। कभी कभी लाइसोसोम से क्वेश्चन पूछते होंगे, सुने होंगे आप, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, आत्महत्या की थैली। तो ये सब क्वेश्चन मतलब फेवरेट है ये चैप्टर। हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक सेल ऑर्गेनेलिज को समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, ठीक है ना, प्लास्टिड्स क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, तो ये सारा कुछ देखेंगे आगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए सेल के चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेल टेक्सोनॉमी यानी कोशिका वर्गीकरण। अब कोशिका वर्गीकरण में एक टर्म आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी साइटोलॉजी जो है ना, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। साइटोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो साइटो, दूसरा है लॉजी। जैसे बायोलॉजी था तो बायो मीन्स क्या होता था, लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी। इसी तरह यहाँ पे साइटो प्लस लॉजी है, तो साइटो मीन्स क्या होता है, सेल। साइटो मीन्स क्या होता है, सेल। ये साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। सेल अर्थात कोशिका, क्या, सेल। सेल यानी कोशिका, सेल मीन्स क्या होता है, कोशिका। लॉजी मतलब टू स्टडी। तो आप साइटोलॉजी किसे बोलेंगे, तो साइटोलॉजी किसे बोलेंगे, स्टडी ऑफ सेल। तो फाइनली क्या हुआ, स्टडी ऑफ सेल। कोशिका के अध्ययन को ही क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। कोशिका के ही अध्ययन को ही क्या बोलेंगे हम लोग, साइटोलॉजी बोलेंगे। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया, साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया, तो साइटोलॉजी वर्ड, ये जो साइटोलॉजी वर्ड है, साइटोलॉजी वर्ड क्या है, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान वर्ड किसने दिया, वर्ड गिवन बाय, तो लिखना है द वर्ड गिवन बाय ऑस्कर हर्टविग। ऑस्कर हर्टविग किसके द्वारा दिया गया था, हर्टविग के द्वारा। ऑस्कर हर्टविग के द्वारा ये वर्ड दिया गया था। साइटोलॉजी वर्ड किसके द्वारा दिया गया था, ऑस्कर हर्टविग। ये जो टर्म है साइटोलॉजी, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ऑस्कर हर्टविग, ठीक है, समझ गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि इसके फादर कौन है साइटोलॉजी के, फादर ऑफ साइटोलॉजी, इसके फादर कौन है, जनक कौन है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। अगर ये पूछा जाए तो क्या होगा, तो कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट हुक। याद देना है, रॉबर्ट हुक। कौन थे, तो रॉबर्ट हुक। कौन थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कहाँ के थे, यूके के साइंटिस्ट थे, यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, जिन्होंने ये, जिसे फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। किसे, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे बोला जाता है, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को। यहाँ जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये कौन है, यही है कि रॉबर्ट हुक साहब। कौन है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब यही के हैं और इनके द्वारा ही एक बुक लिखा गया था। अब इसे फादर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या किए थे, सेल पे सबसे ज्यादा रिसर्च, सबसे ज्यादा जो प्रमाणित वर्क होता है वो दिए थे, और इन्होंने ही एक बुक लिखा था। इनका ही एक बुक है माइक्रोग्राफिया, जिसमें सेल के बारे में ज्यादा रिसर्च में ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था। इनका बुक का नाम क्या है,
इनका बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। याद रखना है, कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी आ जाता है इनके बुक का नाम, जहां सेल के बारे में ज्यादा रिसर्च में बताए थे तो सेल, इसके बुक का नाम क्या था, क्या नाम था, तो माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, तो माइक्रोग्राफिया। याद रखना आपको, ठीक है। फादर किसे बोलेंगे, तो रॉबर्ट हुक को, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आएगा फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, देखिए ये फैक्चुअल चीजें हैं जो आपके कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग एक एक टर्म को देखते चलेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, है ना। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे, तो ये थे कार्ल पी स्वानसन। कार्ल पी स्वानसन, क्या नाम था, कार्ल पी स्वानसन। और इनके बुक का नाम, तो इनके बुक का नाम बिल्कुल ध्यान देना, इनके बुक का नाम ही था द सेल। द सेल, द सेल, ठीक है। तो स्वानसन ये जो थे, कार्ल पी स्वानसन, इसे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी बोला जाता है, किन्हें, कार्ल पी स्वानसन को। इनके बुक का नाम क्या था, द सेल। और रॉबर्ट हुक के बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। ध्यान देना, समझ रहे हैं, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये लोग क्या थे, ये लोग फॉरनर थे। ये लोग क्या थे, फॉरनर थे। साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया, ये टर्म जो है साइटोलॉजी किसने दिया, किसने दिया, ऑस्कर हर्टविग ने, ऑस्कर हर्टविग। और फादर किसे बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को। उनके बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट होता फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, अभी रिसेंट में कोई उस पर रिसर्च कौन किया है, तो उसको कौन किसे बोला जाता है, तो कार्ल पी स्वानसन को, कार्ल पी स्वानसन को। अगर बात करें इंडिया में भी कोई फादर है इसका, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, यानी भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, तो वो हैं ए.के. शर्मा। क्या लिखना है आपको, ए.के. शर्मा। ये कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इनके द्वारा ही साइटोलॉजी पे रिसर्च किया गया, इसीलिए इसे फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे बोला जाता है, ए.के. शर्मा को। तो आई होप आप लोग को साइटोलॉजी का जो भी चीज है ये क्लियर होगा। साइटोलॉजी किसे बोलते हैं, साइटोलॉजी क्या होता है, समझ में आया। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया, हर्टविग ने। साइटोलॉजी के फादर रॉबर्ट हुक, उसका बुक माइक्रोग्राफिया। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन, ठीक है, इनका बुक द सेल। इंडियन साइटोलॉजी के फादर तो ए.के. शर्मा, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट चैप्टर पे, जहां हम लोग समझेंगे कि हम लोग सेल टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेल क्या होता है, क्या होता है सेल, सेल के बारे में। तो व्हाट इज सेल, ठीक है, सेल क्या होता है। तो सेल की बात करें तो सेल क्या होता है, सेल होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, मतलब जिससे हम लोग बने हैं, जिससे हम लोग बने हैं। तो हम लोग किसी से, हम लिविंग है, जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो उसमें क्या देखते, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि सेल लिविंग उसे बोलेंगे जो सेल से बना हो, जो सेल से बना हो। तो हमारा स्ट्रक्चर, हम किससे बने हैं, सेल से। तो संरचनात्मक इकाई क्या है हमारा, संरचनात्मक, यानी हम लोग भी किससे बने हैं, अगर हम लिविंग है तो हम किससे बने, सेल से बने। फर्स्ट सेल हमारा, फर्स्ट हम जो बने हैं ना, तो एक सेल से बने, किससे बने, एक सेल से बने। जैसे मान लीजिए एक घर को बनाना हो, एक बड़ा सा बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग को बनाना हो, बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट होती है ना, ब्रिक्स, ईंट होती है ना। इसी तरह किसी शरीर को बनाने के लिए, किसी लिविंग बॉडी को बनाने के लिए क्या होता है, सेल जो होती है, फर्स्ट जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल होती है। फंक्शनल क्यों बोलते हैं, फंक्शनल मतलब कार्यात्मक, फंक्शनल मीन्स कार्यात्मक। अब कार्यात्मक मीन्स, कार्यात्मक क्यों बोलते हैं, कार्यात्मक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, जो लिविंग है, तो हम सेल से बने,
और सेल में आपको पता है कि सेल में ही क्या होता है, सेल ही एनर्जी स्टोर करता है और वही एनर्जी देता है। तो हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। हमें कुछ वर्क करना हो तो हम वर्क कैसे करेंगे, हमें ऊर्जा चाहिए होगी। ऊर्जा हमें कौन देगा, सेल देगी। तो इसीलिए सेल को क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल मतलब काम करने वाला। तो क्लियर है। और यही सेम क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछ लिया गया था। बीपीएससी 70 बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं परीक्षा में यही पूछ लिया गया था, इंस्ट्रक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑप्शन में सेल दिया हुआ था, टिश्यू दिया हुआ था, तो आपको क्या करना था, सेल। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया था। तो आपको बेसिक अगर पूछा जाए व्हाट इज सेल, तो क्या सेल, कोशिका क्या है, तो कोशिका जीवन की, यह क्या है, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, इकाई। ठीक है, इकाई है। इकाई मतलब यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी से हम लोग सबसे पहले बने हैं ना। हम लोग कैसे बने हैं, इसी से बने। स्पर्म और ओवा के मिलने से जायगोट बना, उसी से हम लोग, और जायगोट ही क्या था, फर्स्ट यूनिट था ना, जिससे हम लोग बने हैं। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसे, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। 1665 ईस्वी में 1675 में, सॉरी 1665 में 1665 में एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक, जिसे फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोला जाता है। कौन थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या करते हैं, रॉबर्ट हुक क्या करते हैं, सेल को डिस्कवर करते हैं। क्या करते हैं, सेल की खोज करते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। इन्होंने कोशिका की खोज की, कोशिका की खोज की। ठीक है, रॉबर्ट हुक क्या करते हैं, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज करते हैं। कौन करते हैं खोज, रॉबर्ट हुक। ठीक है ना, इसीलिए उसे क्या बोलते थे, फादर ऑफ साइटोलॉजी भी। तो रॉबर्ट हुक क्या करते हैं, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज करते हैं। और ये कोशिका की खोज कहाँ करते हैं, तो ये करते हैं कॉर्क टिश्यू में। किसमें, कॉर्क टिश्यू में। टिश्यू मीन्स उत्तक। ये कॉर्क समझते हैं, कॉर्क क्या होता है, कॉर्क क्या होता है, लकड़ी देखें, लकड़ी, लकड़ी का पहले ढक्कन देखते हैं। ये जो लकड़ी का देखते हैं, ये जो छाल हटा दिया जाता है, जो बार्क होता है ना लकड़ी का, बार्क हटाने के बाद जो पोर्शन बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्क। कॉर्क। और ये देखते हैं वाइन, आप वाइन 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 के ढक्कन में देखते हैं ऊपर से लगा रहता है पहले, है ना। शैंपेन का बोतल होता था पहले, तो उसमें क्या होता था, ये लकड़ी का ढक्कन लगा रहता था ऐसा। ठीक है, ये देख पा रहे हैं लकड़ी का ढक्कन। तो यही हमारा क्या है, कॉर्क टिश्यू। इसे क्या बोलते हैं, कॉर्क टिश्यू। और इसी कॉर्क टिश्यू पे क्या खोजे थे, कॉर्क टिश्यू में ये सेल को खोजे थे। ये क्या थे, सेल को खोजे थे। हुआ क्या था एक्चुअली, जब ये कॉर्क टिश्यू को खोजे थे तो क्या था, इसे पता नहीं था एग्जैक्ट क्या चीज है ये। ठीक है, तो वो क्या किए थे, उस समय तो माइक्रोस्कोप था नहीं, माइक्रोस्कोप तो नहीं था उस समय। तो उस समय इसके पास कांच था, उसको घिस घिस के इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। और उसके बाद इस कॉर्क टिश्यू को उसके नीचे रखने के बाद इसे जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया, एक बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और इसी स्ट्रक्चर को देखने के बाद, इसी स्ट्रक्चर को देखें तो इसे क्या बोला उन्होंने, इसे इस कंपार्टमेंट में, अलग अलग कंपार्टमेंट था, अलग अलग जो कंपार्टमेंट था, इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, इसी को इन्होंने नाम दिया क्या, सेल। क्या नाम दिया, सेला। पहले इन्होंने क्या बोला, सेला। इसे क्या बोला इन्होंने, सेला। क्या बोला इन्होंने, तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया, सेला। और सेला से ही क्या है, सेला क्या है, सेला से ही क्या वर्ड आया, इन्होंने नाम टर्म दिया क्या, सेला। और सेला से ही क्या आया, सेल। ठीक है, सेला से क्या आया, सेल आया। और इसी को इन्होंने क्या बोला, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक, इसीलिए सेल को इन्होंने क्या बोला, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो सेल को किसने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सबसे पहले किसने बोला, तो रॉबर्ट हुक ने बोला। यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे बोला, सेल को बोला। जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल को, कोशिका को किसने बोला, तो रॉबर्ट हुक ने बोला। और रॉबर्ट हुक कहाँ खोजा था सेल को, तो ये कॉर्क टिश्यू में। और ये कॉर्क टिश्यू था, तो अब बताइए कैसा सेल होगा, तो ये था डेड सेल। जो ये सेल खोजा ना कॉर्क टिश्यू में, ये क्या था, डेड सेल था, मृत कोशिका थी। तो मतलब ये कोशिका की खोज की, लेकिन कैसी कोशिका थी, डेड सेल थी, मृत कोशिका थी, मृत कोशिका की खोज किया इन्होंने।
तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर उसको दिखाई दिया, और इसी में जो अलग अलग देख रहे हैं ये कंपार्टमेंट बना हुआ है, इसको ये जो रूम बना हुआ है इसको क्या नाम दिया इन्होंने, सेला। क्या नाम दिया, सेला। सेला, ठीक है, सेला नाम दिया, उसी से क्या आया ये सेल, उसी से ये लेटिन वर्ड होता है सेला, लेटिन वर्ड है, सेला से ही क्या बना सेल, सेल को क्या कोशिका, इसी को बोलते हैं। और फिर इसी को इन्होंने क्या बोला, इसे ही क्या बोला बेसिक, जब इसको माइक्रोस्कोप पे देखा तो क्या बोला इसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्या बोला बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपसे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल को बोलने वाला, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसने बोला, तो रॉबर्ट हुक ने बोला। और सेल की सबसे पहले खोज किसने की, सेल को किसने डिस्कवर किया, तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक की है। और मैं बता दूं कि बायोलॉजी साइंस का एक ऐसा चैप्टर है, सॉरी सब्जेक्ट है, जिसमें आपको इस चैप्टर से सेल टेक्सोनॉमी से ईयर भी पूछ लेता है। तो रेलवे के कुछ एग्जाम में ये पूछ लिया गया था कि सेल की खोज किस वर्ष हुई थी, तो आपको ध्यान देना सेल की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1665 में हुई थी। कब हुई थी, 1665 में हुई थी। किसने किया था, तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक किए थे। लेकिन ये कौन सा सेल था, डेड सेल था। कैसा था, डेड सेल था। और एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो सेल खोजे थे ना, तो सेल डेड सेल खोजे थे, तो डेड सेल को इन्होंने क्या किया, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते में खोजे थे, तो मधुमक्खी के छत्ते में नहीं खोजे थे, कॉर्क टिश्यू में खोजे थे। बट इसका ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इसकी तुलना इन्होंने किसी की, मधुमक्खी के छत्ते से इसकी तुलना की। मधुमक्खी के छत्ते में कोशिका की खोज नहीं की थी, कोशिका की खोज कहाँ की थी, कॉर्क टिश्यू में। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क टिश्यू क्या होता है, जो लकड़ी का छाल हटने के बाद जो लकड़ी का पोर्शन बचता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्क, कॉर्क बोलते हैं। उसी के उत्तक में खोज किया। ठीक है, लेकिन वो क्या था, डेड सेल था। क्या था, डेड सेल था। ठीक है, और उसके बाद जो उसमें स्ट्रक्चर को देखा तो उसको इस टाइप का स्ट्रक्चर, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिख रहा था, इसलिए इसकी तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। तो तुलना की, खोज नहीं हुआ वहां पे। ठीक है, तो ध्यान देना आपको कि मधुमक्खी के छत्ते में खोज नहीं की, मधुमक्खी के छत्ते से इसकी तुलना की गई। ठीक है, क्लियर है, तो ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो हो गया डेड सेल की खोज। फिर समय आता है 1674, 1674 का समय आता है, 1674। और इस समय आते हैं हमारे एक साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट एंटोनियो वॉन लुएनहॉक। क्या नाम होते हैं, एंटोनियो वॉन लुएनहॉक। नाम क्या था, लुएनहॉक, लुएनहॉक, लुएनहॉक। इन्होंने क्या किया, ये देखिए एंटोनियो वॉन लुएनहॉक, इसको गार्डन की बहुत शौक थी, जो बागवानी होती है ना, बागवानी का शौक था। तो ये अपने जो बागवानी होता है, खेत वेत बगल में होता है, तो उसमें क्या कर रहा था, पौधों में पानी दे रहा था। और पौधों में जब पानी दे रहा था तो हाथ में इसको मट्टी लग गया, मट्टी। जब उस मट्टी को गौर से देखा तो मट्टी अजीब सा दिखाई दिया इसको। अब अजीब सा क्यों दिखाई दिया, क्योंकि उस मट्टी में ना बहुत सारे बैक्टीरिया थे। क्या थे, बहुत सारे बैक्टीरिया थे। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या था, लिविंग सेल था। तो इसलिए लुएनहॉक क्या किए, लिविंग सेल की खोज की। किसकी डिस्कवरी, किस चीज का किया, लिविंग सेल का, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज किया इन्होंने। और किस चीज में खोज किया, लिविंग सेल की खोज किस चीज में किया, तो बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, बैक्टीरिया यानी जीवाणु में किस चीज की खोज की, सेल की खोज की। जीवाणु में कोशिका की खोज की। ठीक है, बैक्टीरिया में। ठीक है, और ये कहां से खोज की, तो सॉइल में। कहां थी, इन सॉइल, सॉइल मिट्टी में, मिट्टी में खोजे थे ना। तो मिट्टी में क्या किया एंटोनियो वॉन लुएनहॉक साहब, क्या खोजे थे, क्या खोजे थे, तो ये क्या खोज किए थे, लिविंग सेल की। ठीक है ना, किस चीज की, लिविंग सेल की। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है, और यही है हमारे एंटोनियो वॉन लुएनहॉक। और इसे आप अभी आपको क्लियर हो गया होगा, इसने क्या खोजा, बैक्टीरिया को खोजा। और हम बैक्टीरिया कहाँ पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। इसीलिए एंटोनियो वॉन लुएनहॉक साहब को, ये कौन थे, लुएनहॉक, यही कौन है, लुएनहॉक, एंटोनियो वॉन लुएनहॉक यही है। और
एंटोनियो वॉन लुइस किस चीज की खोज की? बैक्टीरिया में सेल की खोज की थी ना, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक भी बोला जाता है। तो एंटोनियो वॉन लुएनहॉक के बारे में आप लिखिए, एवी लुएनहॉक। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? 1674 में, आप अभी पढ़े 1674 में लिविंग सेल की खोज की, यानी जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज किसमें किया? बैक्टीरिया में। तो ये इन्होंने क्या डिस्कवरी किया? डिस्कवरी इन्होंने किस चीज की खोज की? डिस्कवरी किया इन्होंने बैक्टीरिया की। किस चीज की? तो बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु। और भी कुछ इसके बारे में लिखें, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने किया? एंटोनियो वॉन लुएनहॉक। बैक्टीरिया की सबसे पहले खोज, फर्स्ट डिस्कवरी किसके द्वारा हुई? एंटोनियो वॉन लुएनहॉक के द्वारा। आगे आपको लिखना है, आप ब्लड पढ़े होंगे, ब्लड पढ़े होंगे आप, ब्लड में एक चीज पढ़े होंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल की भी खोज किसने किया? तो रेड ब्लड सेल की भी खोज कौन किए थे? लुएनहॉक साहब। किसने किया था? रेड ब्लड सेल की भी खोज, हाँ, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं की भी खोज किसने किया था? तो वो लुएनहॉक थे। नेक्स्ट आपको लिखना है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की भी खोज किसने किया था? प्रोटोजोआ की भी खोज यही लुएनहॉक साहब किए थे। प्रोटोजोआ की खोज भी कौन किए थे? लुएनहॉक साहब। ठीक है, ये बैक्टीरिया देख रहे हैं, बैक्टीरिया सेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये बैक्टीरिया, ये देख पा रहे हैं बैक्टीरिया सेल। तो बैक्टीरिया के सेल की खोज कौन किए थे? एंटोनियो वॉन लुएनहॉक। तो बैक्टीरिया की खोज, आरबीसी की खोज, प्रोटोजोआ की खोज किसने किया? ये है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ की भी खोज हम लोग जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज, यानी उससे होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ की खोज किसने किया? लुएनहॉक। नेक्स्ट आपको लिखना है स्पर्म की भी खोज किसने किया? स्पर्म। स्पर्म मतलब शुक्राणु। शुक्राणु क्या होता है? मेल गैमिट्स होता है। मेल गैमिट्स, मेल गैमिट्स आगे आप पढ़ेंगे, जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे स्पर्म और ओवा के मिलने से जायगोट बनता है, युग्मनज। ठीक है, तो ये स्पर्म की भी खोज किसने किया? एंटोनियो वॉन लुएनहॉक। तो आप लोग को ध्यान देना कि बैक्टीरिया की खोज, आरबीसी की खोज, प्रोटोजोआ की खोज और स्पर्म की खोज किसने किया? तो वो कौन थे? एंटोनियो वॉन लुएनहॉक साहब थे। कौन थे? एंटोनियो वॉन लुएनहॉक। एंटोनियो वॉन लुएनहॉक। और इनके एक बुक का नाम था, इनका एक बुक था, इनके बुक का नाम था, याद रखना है, इसके बुक का नाम था द सीक्रेट ऑफ नेचर। द सीक्रेट ऑफ नेचर, इंग्लिश नाम ही याद रखना है, हिंदी में नहीं लिखना है कि प्रकृति के राज, ऐसा नहीं है, इंग्लिश नाम ही याद रखना है, सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है ना, सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, तो बुक का नाम आपको किसका किसका याद रखना है, आप बताइए। रॉबर्ट हुक के बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। उसके बाद आप बताइए द सेल किसका नाम था? स्वानसन के बुक का नाम क्या था? द सेल। ठीक है, नेक्स्ट अभी आप क्या पढ़े? अभी आप पढ़े किसका? लुएनहॉक। लुएनहॉक के बुक का नाम द सीक्रेट ऑफ नेचर। समझ गए? ठीक है, ओके। तो लिविंग सेल की खोज किसने किया? लुएनहॉक। फर्स्ट सेल की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। ठीक है, लेकिन वो कहता है डेड सेल, और लिविंग सेल कौन सा किसने किया? लिविंग सेल बैक्टीरिया में किसकी खोज की? तो वो किए थे एंटोनियो वॉन लुएनहॉक। क्या किए थे? एंटोनियो वॉन लुएनहॉक। नेक्स्ट हमारा आता है 1824 में। 1824 का समय था और 1824 में एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था ड्यूट्रोचेट। ड्यूट्रोचेट, क्या नाम था? ड्यूट्रोचेट। ये है ड्यूट्रोचेट। ड्यूट्रोचेट। तो 1824 में एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे। ये कहाँ के थे? तो फ्रांस के, फ्रांस के साइंटिस्ट थे। और इन्होंने क्या बोला कि जो ग्रुप ऑफ सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल को इन्होंने क्या बोला? ग्रुप ऑफ सेल को ही इन्होंने क्या बोला? टिश्यू। यानी बहुत सारे कोशिका के मिलने से क्या बनता है? टिश्यू, यानी उत्तक। क्या? तो उत्तक मतलब बहुत सारे सेल के मिलने से
कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। ये किसने बताया? ड्यूटरोचेट। किसने बताया? ड्यूटरोचेट। कब बताया? 1824 में, 1824 में। 1824 में इन्होंने क्या बताया कि भाई ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल के मिल जाने से, बहुत सारे सेल के मिल जाने से, बहुत सारे सेल के मिल जाने से क्या बनता है? बहुत सारे सेल के मिल जाने से क्या बनता है? आपका क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ये क्या है? आपका ग्रुप ऑफ सेल। यानी कोशिकाओं के समूह को ही, कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं के समूह को ही क्या बोला गया है? टिश्यू यानी उत्तक बोला गया। क्या बोला गया? उत्तक बोला गया। किसने बोला? तो याद रखना ये ड्यूटरोचेट थे। कौन थे? ड्यूटरोचेट। याद रखना है ड्यूटरोचेट। ठीक है। तो अब टर्म भी, कुछ स्टेटमेंट भी आपको याद रखना। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसने बोला? रॉबर्ट हुक ने। सेल को, कोशिका को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसने बोला? किसने बोला था? तो ये बोले थे रॉबर्ट हुक। फिर आपको ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू को ग्रुप ऑफ सेल किसने बोला? तो ड्यूटरोचेट बोला। किसने बोला? ड्यूटरोचेट। याद रखना आपको, बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोग का पूछ लिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अब सेल है तो सेल में क्या होता है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है? सेल थ्योरी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। अब ये समय है 1838 से 1839 का। दो साइंटिस्ट हुए, एक का नाम था मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान। क्या नाम था? मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान। इन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। क्या दिया इन्होंने? सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी क्या दिया? सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान। और इन्हीं को, यानी स्लाइडेन को, स्लाइडेन एंड स्वान, स्पेलिंग क्या है? स्वान को ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सेल थ्योरी। यानी कोशिका सिद्धांत के जनक किसे बोला जाता है? स्लाइडेन एंड स्वान को। किसको? स्लाइडेन एंड स्वान को। और 1838 में ये जो है स्लाइडन थे, ये कौन थे? स्लाइडन जो थे ये थे बॉटनिस्ट। ये कौन थे? बॉटनिस्ट, मतलब जो प्लांट पे रिसर्च करते हैं, प्लांट पे रिसर्च करने वाले। तो प्लांट के में रिसर्च करने वाले, प्लांट के लिए सेल को बेसिक यूनिट इन्होंने बताया। प्लांट के लिए, पौधों के लिए सेल को बेसिक यूनिट, जो मूलभूत इकाई है सेल को, प्लांट के लिए किसने बताया? स्लाइडर ने। कब बताया? 1838 में। फिर उसके बाद आता है स्वान। इन्होंने एनिमल के लिए बेसिक यूनिट किसे बोला? बेसिक एनिमल के लिए बेसिक यूनिट सेल को बोला। सेल को एनिमल के लिए बेसिक यूनिट किसने बोला? स्वान ने, एनिमल के लिए। और प्लांट के लिए किसने बोला? स्लाइडर। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सेल थ्योरी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या होता है? सेल थ्योरी क्या होता है? अब सेल थ्योरी में टर्म है, लिखना है, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी क्या बोलता है? सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या है? मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई। पहला क्या बोला? सेल ही क्या है? सेल ही जीवन का मूलभूत इकाई है। सेल थ्योरी में ये बताया गया है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? सेल ही क्या है? लाइफ की बेसिक यूनिट है। दोनों ने क्या बताया? इन्होंने प्लांट के बारे में बताया स्लाइडर ने, और स्वान ने एनिमल के बारे में बताया। लेकिन फाइनली क्या बताया? ये बताया कि लाइफ के सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है? सेल है। तो क्या है? सेल है। दूसरा ये बताया कि जितने भी लिविंग होते हैं, ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग होते हैं, जितने भी लिविंग है वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं या सेल के प्रोडक्ट्स बने हैं। ऑल लिविंग मेड अप ऑफ सेल एंड
सेल प्रोडक्ट्स, मतलब जितने भी सजीव है, जितने भी लिविंग है, वो तो या तो सेल से बने हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। किससे बने हैं? सेल से या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। ठीक है, सेल से बने हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। अब ये सेल या सेल के प्रोडक्ट से कहने का मतलब क्या? जैसे हम लोग लिविंग है, हम लोग लिविंग है ना, हमारे अंदर क्या, हम सेल से बने, हम लिविंग है, हमारे अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, हमारे अंदर न्यूट्रिशन हो रहा है, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है ना, हमारे अंदर मूवमेंट हो रहा है, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है, तो हम किससे बने? सेल से बने हैं। और सेल क्या होता है? वो कोई भी लिविंग सेल या सेल के प्रोडक्ट से बनता है। अब सेल या सेल का प्रोडक्ट मतलब, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या जानते हैं कि एक जानते होंगे आप लोग, क्या जानते हैं? सेल या सेल का प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आप लोग सबसे पहले जानते होंगे क्या, एक सेल होता है और दूसरा सेल होता है, दो सेल। ये जो सेल है, यहाँ पे मैं यहाँ बताता हूँ, ये नेक्स्ट वाले में हम लोग बताते हैं इसे, नेक्स्ट में हम इसको बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं। तो ये क्यों बोले कि जितने भी लिविंग होते हैं, लिविंग किससे बना होता है? लिविंग या तो सेल या सेल के प्रोडक्ट से बना है, सेल के प्रोडक्ट से बना है, सेल या सेल के प्रोडक्ट से बना है। तो आप लोग जानते होंगे एक क्या होता है, एक होता है स्पर्म, ये क्या है आपका स्पर्म, और ये क्या होता है ओवा, क्या होता है ओवा। स्पर्म मतलब शुक्राणु और ओवा मीन्स अंडाणु। तो हम लोग किससे बने? सबसे पहले एक सेल था, ये सिंगल सेल था, सेल था, स्पर्म सिंगल सेल और ओवा भी सिंगल सेल, ठीक है ना। तो सेल और सेल के प्रोडक्ट, ये क्या है? सेल है, ये भी क्या स्पर्म क्या सेल है, ओवा भी क्या सेल है। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स है ना, मेल के द्वारा, मेल का जो गैमेट्स होता है, तो वो मेल गैमेट्स क्या होता है स्पर्म, और ओवा क्या होता है फीमेल गैमेट्स। हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मानिए कि कोई भी लिविंग बनता है तो स्पर्म और ओवा से ही बनता है। किससे? स्पर्म और ओवा से। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में, एक ऑर्गन होता है बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, टेस्टिस, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है, जहाँ क्या बनता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है शुक्राणु का। और ओवरीज होता है, ओवरीज होता है जो किसका होता है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जहां ओवा बनता है, अंडाणु बनता है, ठीक है। तो वहां क्या होता है, ये दोनों के मिलने से, स्पर्म और ओवा के मिलने से, ये दोनों के जुड़ने से क्या बनता है? ये दोनों के जुड़ने से एक जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। ये क्या बना? जायगोट। जायगोट क्या बनता है? जायगोट। जायगोट मीन्स युग्मनज। और ये भी क्या होता है? सिंगल सेल है। ये भी क्या? सिंगल सेल। ये भी सिंगल सेल, ये भी सिंगल सेल, दोनों सिंगल सेल। स्पर्म और ओवा के मिलने से क्या बना? जायगोट बना, युग्मनज बना। क्या बना? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। और ये जो सेल है ना जायगोट, इसमें फर्दर क्या होता है? फर्दर इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होती है, ठीक है ना। इसका फिर क्या होता है? कोशिका विभाजन होती है, और फर्दर यहाँ पे दो सेल बन जाती है। क्या बनती है? दो सेल बन जाती है। इसे हम क्या बोलेंगे? ये जो जायगोट था ये क्या था हमारा? पेरेंट सेल। पेरेंट सेल, पेरेंट सेल, पेरेंट सेल है ना। और इससे क्या बना? दो सेल जो बना, इसे हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? पुत्री कोशिका, डॉटर सेल। अगर कोई लिविंग बना है तो उसके लिए भी क्या रहा होगा? पेरेंट सेल रहा होगा, है ना। पेरेंट सेल क्या होगा? वो फर्दर क्या होगा? उसका ब्रेकडाउन हुआ होगा, फिर इस सेल से भी बहुत सारे सेल बने होंगे, इससे फिर दो बना, फिर इससे भी दो बना, तो मतलब फर्दर ये सेल डिवीजन होता रहता है, और फाइनली क्या होता है? एक लिविंग का फॉर्मेशन होता है, एक सेल बनता है। यहाँ से क्या बनता है? जायगोट से आप जानते होंगे, जायगोट से क्या बनता है? एम्ब्रायो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रायो। 8 वीक तक, जायगोट से एम्ब्रायो बनने में 8 वीक का समय लगता है, 8 सप्ताह, टोटल 8 वीक लगता है। और 8 वीक के बाद फाइनली क्या बनता है? इसमें फर्दर सेल डिवीजन होता है, इसमें फर्दर क्या होता है? इसमें फिर क्या होता है? फर्दर डिवीजन होता है। यहाँ भी क्या होता है? डिवीजन होता रहता है सेल का, ठीक है ना। तो सेल का डिवीजन होगा तो फिर यहाँ पे फिर क्या हो जाता है? यहाँ पे क्या हो जाता है? फिर ये बन जाता है फीटस। क्या बन जाता है? फीटस, यानी भ्रूण। अब यहाँ पे क्या हुआ? धीरे धीरे ऑर्गन का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, और फाइनली क्या होता है?
एक लिविंग बनता है, या एक बच्चे की डिलीवरी होती है, एक बच्चे का जन्म होता है, या लिविंग बनती है, लिविंग बॉडी बनती है। तो लिविंग बॉडी फाइनली क्या सेल से बना। तो लिविंग बॉडी किससे बना, सेल से बना ना। तो ये आपको क्लियर हुआ कि लिविंग जो होता है वो सेल या सेल के प्रोडक्ट से बनता है। तो सेल क्या था हमारा, स्पर्म ओवा था, उसी के प्रोडक्ट से ना हम बनते हैं, उसी का तो प्रोडक्ट है, उसी का प्रोडक्ट जायगोट है, उसी का प्रोडक्ट एम्ब्रायो है, उसी का प्रोडक्ट फीटस है, फिर हम बने। ठीक है ना। तो इसीलिए लिखा गया, जो यहाँ पे क्या लिखा गया, तो आप देखें यहाँ पे कि हम लोग क्या देखें कि सेल थ्योरी क्या बताएगा, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा हम लोग देखें ऑल लिविंग मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। जितने भी सजीव हैं वो किससे बने हैं, कोशिका या कोशिका के उत्पाद से बने हैं, कोशिका या कोशिका के उत्पाद से बने। तो ये चीज आप लोग को क्लियर हुआ। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुआ। ठीक है, सेल होता है, बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, फिर हमारा एक लिविंग बॉडी बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, लिविंग सेल से बना होता है, लिविंग सेल से बना होता है। तो लिविंग किससे बना होता है, अभी क्या देखें, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या बोला, ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग होते हैं वो किससे बने होते हैं, लिविंग सेल से बना होता है। किससे बना होता है, लिविंग सेल से बना होता है। लिविंग किससे बना होता है, सेल से बना होता है। अभी तो ये देखें, जितने भी लिविंग होते हैं सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। ठीक है, सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है, वो ध्यान देना आपको। अपवाद क्या है, एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, एक अपवाद याद रखना है, एक्सेप्शन याद रखना, अपवाद याद रखना है क्या, कि वायरस को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि मैं पूछे कि लिविंग क्या होता है, लिविंग क्या होता है, कि हम बताएं लिविंग क्या होता है, जो सेल से बना हो। अब वायरस को लेके बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी है कि वायरस को हम लिविंग बोले या नॉन लिविंग बोले। तो वायरस को लेके हम लोग बात किए थे, हम लोग पहले वाले जो इंट्रोडक्शन क्लास किए थे, तो वायरस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वायरस क्या होता है, जब फ्री रहता है, फ्रीली मूव कर रहा होता है, फ्री रहता है, जब उसे कोई सेल नहीं मिलता, कोई होस्ट सेल नहीं मिलता है, तो वो किसकी तरह ट्रीट करता है, नॉन लिविंग की तरह। और जैसे ही उसे होस्ट सेल यानी पोषिता कोशिका मिल गई, जैसे हमारा बॉडी मिल गया, गाय भैंस बकरी किसी का भी उसको सेल मिल गया, तो वो क्या हो जाता है, लिविंग की तरह कार्य करने लगता है। इसीलिए वायरस को क्या बोलते हैं, वायरस को क्या बोलते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक यानी योजक कड़ी की तरह कार्य करता है, कनेक्टिंग लिंक। तो वायरस क्या है, वायरस इसका एक्सेप्शन है कि वायरस सेल से बना नहीं है। क्या बोले हम, वायरस से हम क्या बोले, जितने भी लिविंग होंगे वो सेल से बने होंगे। तो वायरस क्या सेल से बना नहीं, वायरस सेल से नहीं बना होता, वायरस एसेलुलर होता है, एसेलुलर मतलब अकोशिकीय होता है। ठीक है, हम लोग जैसे कि पहले भी पढ़े हैं, तो वायरस अकोशिकीय होता है। तो वायरस कैसे ट्रीट करने लगता है लिविंग की तरह, तो जैसे उसे होस्ट सेल मिल गया, पोषिता कोशिका मिल गई, तो वो क्या करने लगता है, लिविंग की तरह ट्रीट करने लगता है। वो क्या करता है, वो उसके अंदर जो वायरस होता है दो चीज से मिलकर बना होता है, एक तो बाहरी कोट होता है, वो प्रोटीन का बना होता है, और जो अंदर का पार्ट होता है ना, अंदर के पार्ट में, उसके इंटरनल पार्ट में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, या तो डीएनए होगा, या तो क्या होगा, आरएनए होगा। हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखिए वायरस, ये जो वायरस है ना, यहाँ पे वायरस की बात की, तो वायरस में कंट्रोवर्सी है, लेकिन तो वायरस का जो इंटरनल पार्ट होता है, जैसे देखिए ये वायरस है, ये वायरस हम इसे बनाते वायरस, और ये जो पार्ट है ना, ये जो बाहरी लेयर है, ये किसका बना है, प्रोटीन का बना है। और इसी प्रोटीन के सहायता से किसी भी होस्ट सेल में इंटर करता है। होस्ट सेल में अगर सेल को इंटर करना, होस्ट सेल समझ गए, हमारा बॉडी, किसी का भी बॉडी, कोई लिविंग बॉडी मिल जाए, कोई लिविंग बॉडी,
होस्ट सेल मीन्स लिविंग बॉडी, ये खुद का लिविंग बॉडी इसे मिलना चाहिए। लिविंग बॉडी में जैसे इंटर करता है तो ये क्या करता है, प्रोटीन की सहायता से क्या करता है, लिविंग बॉडी में एंट्री करता है। और इसके बीच वाले पोर्शन में क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, या तो क्या होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, या तो डीएनए या आरएनए। और इसी डीएनए या आरएनए की मदद से ये क्या करता है, अपने जैसा बहुत सारा फोटोकॉपी बनाने लगता है, अपने जैसा बहुत सारा फोटोकॉपी बनाने लगता है। और इसी फोटोकॉपी बनाने से क्या, लिविंग की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग कोरोना वायरस सुने होंगे ना, तो कोरोना वायरस में भी क्या था, कोरोना वायरस क्या था, आरएनए वायरस था। अब ध्यान देना, आपको जेनेटिक मटेरियल दोनों नहीं होगा, या तो वायरस डीएनए वायरस होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। जैसे आप लोग एचआईवी एड्स सुनेंगे, तो एचआईवी एड्स भी क्या है, आरएनए वायरस क्या है, आरएनए वायरस है। आगे हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो ये भी समझेंगे डीएनए आरएनए क्या होता है, ये न्यूक्लिक एसिड होता है, हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो वायरस जो होता है, वायरस के लिए एक्सेप्शन है कि वायरस लिविंग से नहीं बना है, वायरस क्या है, एसेलुलर, ये एसेलुलर है। लेकिन हम इसे किस में पढ़ते हैं, अकोशिकीय है। एकोशिकीय, ठीक है, क्या है, एकोशिकीय। ये देखिए वायरस, और यहाँ पे जो एक आदमी का देख रहे हैं, ये इंसान जो है, ये कौन थे, ये हैं दिमित्री इवानोव्स्की। दिमित्री इवानोव्स्की, इनका क्या नाम है, दिमित्री इवानोव्स्की। तो वायरस की खोज, वायरस की सबसे पहले खोज, वायरस की डिस्कवरी, इसकी खोज करने वाले इंसान कौन थे, वो थे दिमित्री इवानोव्स्की। ये रसिया के थे, कहाँ थे, रशियन साइंटिस्ट थे, रसिया के साइंटिस्ट थे। इनका नाम क्या था, तो वायरस की सबसे पहले खोज किसने किया, वायरस की डिस्कवरी किसने किया, तो दिमित्री इवानोव्स्की, दिमित्री इवानोव्स्की। और ये जो वायरस की खोज की, तो ये किसने खोज की, ये देख रहे हैं पत्ता, ये पत्ता किस चीज का है, तो ये टोबैको का है, खैनी, टोबैको समझ रहे, खैनी तंबाकू। तो तंबाकू के पौधे में एक वायरस था, टोबैको वायरस, टोबैको में एक वायरस था, ये क्या था, टोबैको में खोजे थे, टोबैको में, टोबैको में एक वायरस था जिसका नाम था मोजाइक वायरस, मोजाइक वायरस, मोजाइक वायरस। ये दाग देख रहे हैं, ये वायरस के कारण इसमें हो गया। तो इसी में इन्होंने वायरस की खोज की, किसने खोज की, दिमित्री इवानोव्स्की। ये कहाँ के थे, रसिया के थे। और ये इन्होंने टीएमवी, इसे बोलते टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस की खोज, टोबैको पे वायरस की खोज की थी, किसने, दिमित्री इवानोव्स्की। तो ये वायरस के बारे में आप लोग समझ आए। वायरस को हम लोग एक्सेप्शन में क्यों रखते हैं, क्योंकि वायरस एसेलुलर है। लेकिन जैसे ही होस्ट सेल मिल गया तो ये क्या करने लगा, होस्ट सेल मिलते ही लिविंग की तरह ट्रीट करने लगता है, किसकी तरह, लिविंग की तरह, लिविंग की तरह। और इसीलिए वायरस को क्या बोला जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का योजक कड़ी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं, यानी योजक कड़ी भी बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, अभी हम लोग क्या पढ़े, तो ये पढ़े हम लोग टोटल सेल के बारे में। अभी तक हम लोग सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन ये पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल के साइज के बारे में, और सेल से रिगार्डिंग और भी कुछ थ्योरी है तो वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। और मैं बता दूं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में कितने कितने सेल होते हैं, एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपको सेल के बारे में पूछ लिया जाए, अगर आपको पूछ दिया जाए कि एक ह्यूमन बॉडी में कितने सेल होते हैं, में टोटल सेल कितना होता है, टोटल सेल कितना होता है, टोटल कोशिका कितनी होती है, तो याद रखना है 37.2 ट्रिलियन। एवरेज, एवरेज हम बात कर रहे हैं, एवरेज ये याद रखना है। एवरेज ह्यूमन बॉडी में एक औसतन मानव शरीर में कितनी कोशिका होती है, 37.2 ट्रिलियन। ट्रिलियन, ट्रिलियन समझते हैं कितना होता है, ट्रिलियन क्या होता है, ट्रिलियन मतलब 10 खरब। एक होता है ना मिलियन, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में आप पढ़े होंगे मिलियन,
एक होता है बिलियन, एक होता है ट्रिलियन। बिलियन क्या होता है, अब बताइए बिलियन क्या होता है, मिलियन क्या होता है 10 लाख, बिलियन क्या होता है 1 अरब, और ट्रिलियन क्या होता है 10 खरब। इंडियन में 10 खरब, समझ गए, खरब। तो 37.2 खरब कोशिका होती है एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हुआ, ये क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ थ्योरी देखेंगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग। तो ये था हमारा सेल टेक्सोनॉमी का बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम आगे सेल टेक्सोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, यहीं पे सेशन को रोकते हैं। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें, आपका एग्जाम बहुत नियर अबाउट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।